नमस्कार जंटू में स्वागत है आपका। मैं हूं योगेंद्र। आप देख रहे हैं एक मुलाकात में हमारे साथ हैं राजस्थान सरकार के कैबिनेट मिनिस्टर बीडी कल्ला साहब। बीडी कल्ला साहब को हाल ही शिक्षा विभाग का एक बार फिर नई पारी खेलने का मौका दिया है सरकार ने। गहलोत साहब ने भरोसा किया है। यूं कहें तो एजुकेशन मिनिस्टर के रूप में वो 9 साल अपने राजनीतिक जीवन की एक लंबी पारी खेली है, जिसमें ये कह सकते हैं कि सबसे लंबे रूप से अगर एजुकेशन मिनिस्टर के रूप में देखें तो कल्ला साहब के लिए कहा जा सकता है। कल्ला साहब, मुख्यमंत्री जी ने कैबिनेट रिसफलिंग जो की अभी या उसका जो विस्तार किया, एजुकेशन को लेकर के निश्चित रूप से करने की गुंजाइश बहुत होती है। आप उन भारत के भावी पीढ़ी का भविष्य बनाता है आपका विभाग, उसको लेके तो एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी आपके कंधों पे दी है। कुछ चुनौतियां हैं और लेकिन पुराना एक्सपीरियंस है, तो सर क्या कुछ करना चाहेंगे अभी आप? निश्चित रूप से शिक्षा विभाग चुनौतियों से संबंधित विभाग है और इसमें बहुत कुछ करने की गुंजाइश रहती है। पिछले 3 वर्षों में हमारी सरकार ने और पूर्व शिक्षा मंत्री जी ने राजस्थान में महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल और इसी प्रकार कई नए नवाचार किए। उनसे राजस्थान शिक्षा क्षेत्र में आगे बढ़ा है। मेरी ये कोशिश रहेगी कि मैंने अपने पिछले कार्यकालों में विद्यालय विकास समितियों का गठन किया था। ये विद्यालय विकास समितियां काफ़ी स्थानों पर बन चुकी है। इनको इफेक्टिव बनाने की कोशिश की जाएगी। मैं प्रयत्न करूंगा कि ये विद्यालय विकास समितियां हर स्कूल के प्रबंध कार्यकारिणी समिति की तरह काम करे और वहाँ के सारी व्यवस्था को, ओवरऑल डेवलपमेंट को, उस संस्था के चहुमुखी विकास के लिए काम करें। मुझे याद है मेरे पास एक पत्रावली आई और उसमें ये था कि एक व्यक्ति संस्था में कूलर देना चाहता था। 2 वर्षों से फाइल पहुंचते पहुंचते मेरे पास आई और उसके बाद मैंने तो उसी दिन उसको निकाल दिया और मेरे दिमाग में ये आया कि विद्यालय विकास समितियां बनाकर कोई भामाशाह, यदि कोई उस स्कूल के डेवलपमेंट में कोई कमरा बनाना चाहे, कोई आपके और कोई सहयोग करना चाहे तो विद्यालय विकास समिति अपने स्तर पर निर्णय कर ले। और इस प्रकार हजारों फाइलें जो सचिवालय में इस तरीके से आती थी वो वहीं की वहीं उसका फैसला हो जाने लगा। पिछले कुछ दिनों में स्कूल्स में जो घटनाएं घट रही हैं, चाहे निजी स्कूल हो चाहे गवर्नमेंट स्कूल हो, बच्चों के साथ मिसबिहेव की और कुछ दुष्कर्म के भी मामले आए हैं, तो सर लगता है कि ये जो कमेटी है आप उसको ओवरऑल बच्चों के साथ में भी डायलॉग या अभिभावकों के कंटिन्यूस इस तरह का भी कुछ उनको। विद्यालय विकास समिति से मैं अभी कुछ ही दिनों में वर्चुअल कॉन्फ्रेंस करूंगा और उनसे ये आशा करता हूं कि वे प्राय 1 महीने में कम से कम एक बार मिलें और मिलकर उस संस्था में नैतिक शिक्षा के बारे में और हर महीने में अभिभावक और टीचर्स की मीटिंग की जाए, ताकि विद्यार्थी की प्रोग्रेस के बारे में, इसी प्रकार विद्यार्थियों की समस्याएं जो पेरेंट्स को बताते हैं वो पेरेंट्स उनको कहें, क्योंकि कई बार छात्र जो है किसी कारण से अपने टीचर्स को अपनी बात नहीं कह सकता, अपने अभिभावकों को कह देता है, तो अभिभावक जो है उन बातों को, उन समस्याओं को उनके सामने रखकर और इसका समाधान कर सके। इसके अलावा हर स्कूल में एल्यूमिनाई होते हैं। मुझे याद है एक बार मैं अभी 5 वर्ष पहले राजकीय MM उच्च माध्यमिक विद्यालय में गया था। उस समय वो सीनियर उच्च माध्यमिक विद्यालय नहीं थी जब मैं पढ़ता था, तब सीनियर हायर सेकेंडरी स्कूल थी। तो वहाँ पर मुझे छात्र संघ के विद्यार्थियों ने बताया कि साहब हमारे यहाँ पीने के पानी की समस्या है, यहाँ पर फिल्टर प्लांट सहित आप पानी पीने की वाटर कूलर की व्यवस्था करवा दें तो बहुत अच्छा रहेगा। तत्काल मेरे मन में आया कि मैंने इस संस्था में पढ़ाई की है, मेरा ये फर्ज बनता है कि मुझे ये काम करना चाहिए और मैंने विदिन 48 आवर्स उनकी समस्या का समाधान कर दिया। तो एल्यूमिनाई का एक संगठन बनाएं और एल्यूमिनाई जो है वो अपने अपने स्कूल में जहाँ वो पढ़े हैं उस स्कूल के प्रति अपना फर्ज समझकर उस स्कूल के चहुमुखी विकास में योगदान दें। जॉयफुल एजुकेशन का वक्त है, तो जॉयफुल एजुकेशन के ज़माने में हमारी ये कोशिश रहेगी कि जॉयफुल एजुकेशन जो है वो दी जाए। कक्षा कमरों में पढ़ने पर
उसको आनंद की अनुभूति हो और बच्चा केवल किताबी ज्ञान रखने वाला नहीं हो, वो एक्स्ट्रा करिकुलर, को करिकुलर एक्टिविटीज, खेल कूद और सभी प्रकार से पारंगत होकर उसका पर्सनैलिटी का चहुमुखी विकास हो। सर, अभी जो कोविड काल है निश्चित रूप से एक बड़ी चुनौती है छोटे बच्चों के सामने, अभिभावकों के सामने, सरकार के सामने भी है और बात केवल राजस्थान की नहीं पूरी दुनिया में है ये। सर, इसमें कैसे चाहते हैं आप कि हाँ बिल्कुल एजुकेशन का जो स्ट्रक्चर है वो भी नुकसान ना हो और सेहत भी जरूरी है? कोविड काल में निश्चित रूप से विद्यार्थियों को इकट्ठा होने में, सामूहिक प्रार्थना करने में, सामूहिक रूप से खेलने में और सामूहिक रूप से वहाँ बैठकर भोजन करने में सभी प्रकार से कोविड फैलने का खतरा रहता है, क्योंकि बालकों का टीकाकरण नहीं हुआ है। लेकिन एक रिपोर्ट के अनुसार 70% बच्चे जो हैं वो किसी न किसी रूप में संक्रमित होकर ठीक हो चुके हैं। किंतु जब तक विद्यार्थियों का, बालकों का टीकाकरण न हो तब तक ये रिस्क जोन में तो जरूर हैं। तो इसलिए हमारी सरकार ये कोशिश कर रही है कि इसके लिए एक एडवाइजरी गृह मंत्रालय ने आज ही जारी की है। उसमें दोनों प्रकार के संभवतः ऑप्शन रखे गए हैं कि वो ऑनलाइन, ऑफलाइन जिसमें पढ़ना चाहे पढ़ें, और जिस स्कूल में कोई व्यक्ति संक्रमित पाया जाता है तो उस स्कूल को एक बार बंद कर दिया जाए। ऐसे अनेक गाइडलाइंस हमने सुझाव के रूप में भेजी। अभिभावकों को ये सहूलियत रहेगी कि वे अपने बच्चों को चाहे तो ऑफलाइन पढ़ा दें या ऑनलाइन पढ़ा दें और किसी न किसी प्रकार से पढ़ाई हो, बच्चे हर तरीके से आगे बढ़ें। क्योंकि घर में रहकर बच्चा वर्चुअल क्लास तो ज्वाइन कर लेता है, लेकिन वो खेल कूद में और एक्स्ट्रा करिकुलर, को करिकुलर एक्टिविटीज वो स्कूल में ही हो सकती है। हमारी ये कोशिश रहेगी कि जब ऑफलाइन क्लासेस पूरे फुल स्विंग में चलेंगी तो उनके खेल कूद के ऊपर उनको योग शिक्षा, जूडो कराटे और इसके साथ साथ उनको स्वावलंबी बनाने के लिए हर तरीके से कोशिश की जाए। सबसे बड़ी बात यह है कि कोरोना काल में जो सरकारी इंग्लिश मीडियम स्कूल है, महात्मा गांधी स्कूल, उनमें नामांकन जो है सर काफी हुआ, कई स्कूलों में तो 40% इतना भी है। तो इसमें सर आप आगे और क्या करना चाहेंगे? महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम के जो स्कूल खुले हैं उनमें विस्तार किया जाएगा और उनके सिलेक्शन के प्रोसेस को और त्वरित गति से आगे बढ़ाया जाएगा। महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल जब से खुले हैं, निश्चित रूप से आम आदमी का करेज उसके लिए बढ़ा है और आम आदमी ये महसूस करने लगा है कि सरकार के जो इंग्लिश मीडियम के स्कूल हैं वो कंपैरेटिवली अच्छी पढ़ाई कराने वाले हैं, उनको कम फीस में अच्छी शिक्षा मिल रही है। इसके कारण से उसमें नामांकन अच्छा हुआ है और आगे भी सरकार की तरफ से, विभाग की तरफ से ये कोशिश रहेगी। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी भी ये चाहते हैं कि जो महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम के स्कूल हैं उनमें अधिक से अधिक बढ़ोतरी हो और अधिक से अधिक विद्यार्थी उसमें पढ़कर आगे बढ़ सकें और अपने कैरियर को बना सकें। सर, एक सैटेलाइट एजुकेशन आपके चल रही है तो उसमें सर कुछ दायरा बढ़ाएंगे, इंग्लिश मीडियम स्कूल्स को भी कुछ जोड़ने का ऐसा कुछ प्लान? वर्चुअल क्लासेस जो लग रही हैं उसमें भी हमारी ये कोशिश रहेगी कि आने वाले वक्त में हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों ऑप्शन रहें। जो जिस मीडियम में पढ़ना चाहे विद्यार्थी उसमें पढ़ सके। इसके लिए अभी विभाग की तरफ से मैंने जानकारी चाहिए है, पूरी जानकारी आने के बाद इस ओर आगे कदम बढ़ाएंगे। सर, एक लंबी अभी आपने मीटिंग भी ली है, अधिकारियों के साथ भी चर्चा की है, तो कमिंग डेज में सर कुछ बदलाव हम देखेंगे कि हाँ पहले स्टेप्स में हम ये चीजें करने जा रहे हैं अभी? देखिए, वैसे तो आप जानते हैं कि नया प्रोग्राम कोई अभी बजट का मिड सेशन है, लेकिन धीरे धीरे हम शैक्षिक नवाचार जो हुए हैं उनमें जो विकास की रफ्तार चल रही थी उसको तो रखेंगे ही रखेंगे और कुछ क्या किया जा सकता है, विकास की क्या क्या गुंजाइश हमेशा बनी रहती है, उसके अनुसार आगे की कार्रवाई करेंगे। और मैं, जैसा मैंने आपको बताया, मैं चाहता हूं कि विद्यार्थी केवल किताबी ज्ञान न रखें, वे एक्स्ट्रा करिकुलर, को करिकुलर एक्टिविटीज, खेल कूद, एनसीसी, एनएसएस, नेशनल सर्विस स्कीम और इसी प्रकार स्काउटिंग वगैरह इसमें भाग लेकर के हर तरीके से बच्चा आगे बढ़े। कुछ बच्चे आंसू वैज्ञानिक होते हैं बचपन से, कुछ बच्चे अच्छे आंसू साहित्यकार होते हैं, आंसू कवि होते हैं। उनकी
प्रतिभाओं को उभारने के लिए शालाएं काम करेगी और वे केवल शिक्षा ही नहीं संस्कार देने का काम भी करेगी। जी। तो सर ये कह सकते हैं कि आने वाले बजट में एक नई तस्वीर दिखाई दे सकती है एजुकेशन को लेकर। देखिए बजट में क्या होगा ये तो अभी कुछ कह नहीं सकते, लेकिन आप अपनी ओर से लेकिन हमारी ये कोशिश रहेगी कि हम शैक्षिक नवाचार जो हो रहे हैं उनको प्रोत्साहित करेंगे और जो और कुछ क्या किया जा सकता है उसको भी करने का प्रयास करेंगे। क्या लगता है सर आपको कि एमएलए के प्रेशर में हर सरकार नई स्कूल खोलना, उन्हें क्रोमोन्नत करना, उस पर ज्यादा फोकस होना चाहिए सर, इंफ्रास्ट्रक्चर पे होना चाहिए? शिक्षा का विस्तार खूब हुआ है और होगा, होता रहेगा। इसके साथ साथ ये बात निश्चित है कि आधारभूत ढांचा, इंफ्रास्ट्रक्चर जिसकी आपने बात की है, वो भी मजबूत होना चाहिए। तो इसके लिए समसा हमारा एक संस्थान है, उसके माध्यम से हम लोग जहाँ कमरों की कमी है वहाँ कमरे बनाते हैं, लैब्स की कमी है वहाँ लेबोरेटरी बनाते हैं और कुल मिलाकर के इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने की पूरी कोशिश की जाती है। इसके अलावा हमारे यहाँ स्कूलों का जो विस्तार हो रहा है उसमें गुणात्मक सुधार खूब हुए हैं, लेकिन आप जानते हैं गुणात्मक सुधार की हमेशा गुंजाइश रहती है। तो हम कोशिश करेंगे कि हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर में, हमारे पढ़ाई में हम जो है गुणवत्ता को और बढ़ाने की कोशिश करेंगे। सर सीबीएसई ने अपना वो बोर्ड का एग्जाम का एक पैटर्न सेट कर दिया कि 2 बार में होंगे, क्योंकि उनका ये मानना है कि ईश्वर ना करे कि लहर वापस आए तो भी हम इसको आधार बना के बच्चों के भविष्य के साथ में खिलवाड़ नहीं होने देंगे और उनको टाइम पर रिजल्ट दे सकें ताकि नेक्स्ट सेशन जो डिस्टर्ब ना हो। राजस्थान में सर कुछ इस तरह की तैयारी है, कुछ चर्चा हुई है आप लोगों में? छमाही परीक्षा की हमारी पूरी तैयारी चल रही है और मैं उम्मीद करता हूं कि उससे जैसा आपने बताया कि 6 माही की परीक्षा हो जाती है, कोई लहर आती है तो उसमें 6 माही की परीक्षा को देखते हुए बच्चे को आगे प्रमोट किया जा सकता है। खेल ग्राउंड है, आप स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट से, पंचायत राज वहाँ खेल मैदान नहीं है तो वो जमीन दे, तो सर अगर जहाँ खेल मैदान नहीं है स्कूलों के पास में, उसके लिए सर कुछ होंगे इस तरह के प्रयास? मेरी ये कोशिश रहेगी कि आगे वक्त में पंचायती राज मंत्री जी से बात करके और पंचायत राज से संबंधित सरपंचों से, इनसे पंचायत राज मंत्री के माध्यम से कहलाकर ये कोशिश करेंगे कि जहाँ स्कूल के खेल के मैदान नहीं है वहाँ जमीन आवंटित की जाए जी। और पंचायतों के पास भी एसएफसी का काफ़ी पैसा है, वो अपने स्कूल का भवन की 4 दीवारी बना सकते हैं, खेल का मैदान डेवलप कर सकते हैं और वहाँ पे स्कूल का एक ओपन एयर थिएटर बना सकते हैं। ऐसे अनेक काम हैं जिसको हम दोनों विभागों से मिलकर करेंगे और भी जो विभाग इसके लिए माध्यम से भी आप कर सकते हैं। हाँ, मनरेगा के माध्यम से बहुत बड़े काम हो सकते हैं। जैसे मनरेगा में जो है विधायक कोटे से, एमपी कोटे से काम हो सकते हैं। इसी प्रकार वहाँ पंचायत है, वो भी मनरेगा के अंतर्गत स्कूलों के विकास के लिए काम कर सकती है। तो हम समय समय पर पंचायत विभाग के मंत्री जी से और उनके अधिकारियों से बातचीत करके इस काम को आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे। कल्ला साहब आप हमारे साथ बने रहिए, एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के बाद रिजल्ट लौटेंगे। बने रहिए आप जन टीवी के साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं एक मुलाकात में हमारे साथ हैं राजस्थान सरकार के शिक्षा मंत्री बीडी कल्ला साहब। कल्ला साहब, ये निश्चित रूप से एक बड़ा प्रयास होगा कि खेल में ग्रामीण प्रतिभा को निकाल के लाया जाए। वो तभी होगा कि जब आपके स्कूल स्ट्रक्चर के साथ में उनका कोलैबोरेशन होगा। तो स्पोर्ट्स को लेकर के भी, क्योंकि सरकार का ये कहना है कि हम स्टेडियम हर जगह बनाना चाहते हैं, अनाउंसमेंट भी था, तो उसको थोड़ी गति दिलाएंगे ताकि स्कूल का ग्राउंड भी मिल सके और उनका भी काम हो सके। मैंने बताया ना कि विभिन्न विभागों के तालमेल से जो जो चीजें हैं, जो जो विभाग कर सकता है उसको करके हम स्कूलों के सर्वांगीण विकास का प्रयत्न करेंगे। मैं इस संबंध में आपसे ये भी कहना चाहूँगा कि हमारी जो विभाग के अधिकारियों की बैठक हुई थी उसमें मैंने तमाम विभाग के अधिकारियों से ये जानना चाहा है, वो जानकारी मेरे पास आएगी कि किन किन स्कूलों में क्या क्या चीज़ें हैं और क्या क्या करनी है। तो उसका एक रोड मैप बनाकर, एक मास्टर प्लान पूरे राजस्थान का बनाकर सीनियर हायर सेकेंडरी स्कूल, सेकेंडरी स्कूल, मिडिल स्कूल और प्राइमरी स्कूल, इन सब में हमको क्या क्या करना है इसकी जानकारी प्राप्त करके और हमारे जो सहयोगी विभाग हैं
उनसे बातचीत करके हम पंचायत राज विभाग, खेलकूद वालों का कोई सजेशन होगा तो उनसे बात करके ये कोशिश करेंगे कि खेल के मैदानों को भी विकसित किया जाए और स्कूल में वृक्षारोपण हो, स्कूल हरा भरा हो, सारे स्कूलों में जल जीवन मिशन के अंतर्गत पीने के पानी की व्यवस्था हो। पूर्ववर्ती सरकार ने सर समायोजन के नाम पर बहुत सारे स्कूल बंद किए, आपको मालूम होगा। बिना स्टाफ के इन लोगों ने बढ़ा दिया और कभी पेड़ के नीचे बच्चे पढ़ रहे हैं, कई जर्जर भवनों में पढ़ रहे हैं। तो इस वजह से जब वहां पे स्टूडेंट ही नहीं है तो टीचर्स को लगाने का क्या फायदा। ये सर वापस से आप लोग करेंगे कि या उस डिसीजन को कंटिन्यू रखेंगे। ये हमारे पूर्व शिक्षा मंत्री श्री डोटासरा जी ने जहां जहां स्कूलों में बच्चे थे, करीब 650 से ऊपर प्राइमरी स्कूलों को खोला है और आगे भी जहां जहां विद्यार्थी उपलब्ध होंगे वहां पर हम स्कूल खोलने में कोई कोताही नहीं बरतेंगे। और हमारा एक कार्यक्रम है जिसके अंतर्गत हम पंचायत स्तर पर कौन कौन से स्कूल खोलने वाले हैं, इसके अलावा आबादी के आधार पर प्राइमरी, मिडिल, सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी स्कूलों को हम खोलते हैं ताकि एक प्लान्ड वे में स्कूलें खुल सके। आगे भी हमने जो स्कूलें खोली थी उन स्कूलों को खोलने का लक्ष्य यही था कि राजस्थान का नामांकन बढ़े। हर ढाणी में, हर गांव में स्कूल खोलने का हमारा लक्ष्य था और हमारे कांग्रेस की सरकारें जब जब आई हमने नामांकन बढ़ाया, स्कूलें खोली और उसके माध्यम से राजस्थान का साक्षरता का प्रतिशत बढ़ा। लेकिन बाद की सरकारों ने उनको समानीकरण के नाम पर अथवा अन्य किसी कारण से उनको बंद कर दिया। तो उन बंद की हुई स्कूलों में जहां जहां वाइबिलिटी थी उनको हमारे पूर्व शिक्षा मंत्री जी ने शुरू कर दिया और आगे भी हमारी दृष्टि यही रहेगी कि जहां अच्छे विद्यार्थी मिलते हैं वहां प्राइमरी स्कूलें जो बंद कर दी गई थी उनको वापस शुरू किया जाए। 3 साल सर सरकार के पूरे हो रहे हैं और इसके बाद कुछ विशेष फोकस होगा कि जो 2 साल का रिमेनिंग टाइम है इस सरकार के 5 साल के कार्यकाल का, उस पर एजुकेशन में ऐसा फोकस किया जा सके ताकि एक बड़ा आधार भी बन सके और क्योंकि आपका पसंदीदा विभाग है आपको एक संतुष्टि भी मिल सके। ऐसा अब क्या चाह रहे हैं कि हाँ बिल्कुल ये मेरी इच्छा है कि मैं करना चाहता हूँ। जो सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं उनको ये महसूस हो कि हमारी पढ़ाई निजी शिक्षण संस्थाओं के बराबर ही नहीं उनसे अच्छी है। हमारे यहाँ सीनियर हायर सेकेंडरी स्कूल जितने भी हैं उनमें ट्रेन टीचर हैं, अच्छे अनुभव वाले हैं, लेकिन उनका प्रबंधन जो है उसमें सुधार की आवश्यकता है। स्कूली कैलेंडर को विधिवत रूप से प्रबंध कार्यकारिणी समिति, जो विद्यालय विकास समिति है, उसको हम प्रबंध कार्यकारिणी समिति की तरह, जैसा मैंने पूर्व में बताया, कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे ताकि विद्यार्थी वहां पर पढ़ भी सके, खेल भी सके और हर प्रकार की एक्टिविटीज में भाग ले सके। तो हमारा ये प्रयास रहेगा कि हमारी स्कूलों में शैक्षिक नवाचारों के साथ साथ उनमें गुणात्मक अभिवृद्धि हो और गुणात्मक अभिवृद्धि जब ही होगी जब हर स्कूल पे ध्यान दिया जाएगा। जयपुर में बैठा हुआ व्यक्ति गांव के हर स्कूल में ध्यान नहीं दे सकता, लेकिन गांव में बैठे हुए व्यक्ति गांव की स्कूल का प्रबंधन बहुत अच्छी तरीके से कर सकते हैं। और उनकी जब वर्चुअल कॉन्फ्रेंस में लूंगा तो उनके भी सुझाव मांगूंगा वो क्या चाहते हैं। और स्कूलें जब बराबर नियमित रूप से चलेंगी तो आप ये निश्चित रूप से मानिए कि ये स्कूलें जो हैं रिजल्ट भी देंगी। सर नवाचार कहीं से भी किया जा सकता है, कई चीजों में राजस्थान को भी दूसरे राज्य फॉलो करते हैं, कहीं आप लोग भी उन्हें देख सकते हैं एक रोल मॉडल के रूप में। दिल्ली में सर गवर्नमेंट स्कूल्स का जो स्ट्रक्चर है उसकी काफी तारीफ होती है। जब यहाँ पे मिस्टर ट्रंप आए थे तो उनके परिवार के सदस्यों ने जाकर के वहां देखा भी था। तो कुछ अभी आपको फीडबैक मिला कि अधिकारी जाके वहां देखे हों कि हम उनसे बेहतर कर सकते हैं, हो सकता है उसमें भी कोई कमी हो, तो उस तरह का कुछ प्लान कर रहे हैं? हमारे जितने भी जिला शिक्षा अधिकारी हैं, ब्लॉक जिला शिक्षा अधिकारी और जॉइंट डायरेक्टर्स, इनके साथ में अगले 10 दिनों में एक वर्चुअल मीटिंग लूंगा और उनसे मेरी अपेक्षा रहेगी कि वे निश्चित रूप से एक सप्ताह में कम से कम रोज 2-3 स्कूलों का इंस्पेक्शन करें और वहाँ स्कूलों में क्या क्या कमियां हैं उसको दूर करें और उनमें शिक्षा में गुणात्मक सुधार के लिए क्या क्या उपाय कर सकते हैं उन उपायों को करें।
तो जब सारे ब्लॉक जिला शिक्षा अधिकारी, सारे जिला शिक्षा अधिकारी और हमारे जॉइंट डायरेक्टर फील्ड में जाकर के स्कूलों को देखेंगे तो निश्चित रूप से स्कूलों का एक तरीके से सुधार होगा। मैं जब एक शिक्षा मंत्री था तो मैंने बाड़मेर की स्कूल में बहुत किसी को लबाजमी को 1 किलोमीटर दूर छोड़ करके गांव में जाकर के और पीछे बैठ गया। उन्होंने देखा कोई टीचर्स ट्रेनिंग स्कूल के प्राध्यापक या अध्यापक आए हैं और मास्टर जी पढ़ा रहे थे। मैंने देखा वो मास्टर जी बहुत तल्लीनता के साथ सामाजिक ज्ञान की पढ़ाई करा रहे थे। और उसके बाद मैं दूसरे कक्षा कमरे में गया तो वहाँ पे एक अध्यापक जो है अंग्रेजी पढ़ा रहे थे। फिर तीसरे कमरे में गया तो एक अध्यापक गणित पढ़ा रहे थे और उनकी शैली बहुत अच्छी थी। मुझे लगा कि अब जो पढ़ाई में सुधार आ रहा है उससे हमारे गांव के लोग RAS बनेंगे, IAS बनेंगे, अच्छे डॉक्टर और इंजीनियर बनेंगे। ये सब निर्भर करता है कि वहाँ का प्रबंधन कैसा है। प्रबंधन अच्छा होगा, बराबर समय पर स्कूल खुलेगी, समय पर पढ़ाया जाएगा और समय पर सारे काम होंगे तो निश्चित रूप से हमारे अध्यापक जो हैं सब ट्रेंड हैं, फुल्ली पेड हैं। हम प्राइवेट स्कूलों से अच्छी तनख्वाह देते हैं। तो ऐसी सूरत में हमको केवल उनसे अच्छे प्रबंध के साथ उनसे एक तरीके से स्कूलों को चलाना है, तब जाकर के हमारे स्कूल जो हैं बहुत अच्छे रिजल्ट दे पाएंगे। सर, निजी स्कूलों के मनमानी को लेकर के कई बार सवाल उठते हैं, कई बार आपके पास में भी आए होंगे, पहले में भी। तो इन पे सर क्या कुछ लगाम लगाने की क्या कवायद होगी? क्योंकि वो फीस, किसी पे कुछ चीजें थोपना, ये कुछ इस तरह की शिकायतें बहुत आती हैं, तो ये कैसे आप दूर करेंगे? निजी स्कूल से संबंधित समस्याओं के बारे में समय समय पर अभिभावकों की और निजी स्कूल के प्रबंधकों की वार्ता करवा के जो जो समस्याएं आती है उसका स्थानीय समाधान कराने की कोशिश करेंगे। और हमारे अधिकारी स्तर पर भी हम कोशिश करेंगे कि वे जॉइंट डायरेक्टर लेवल पर इस प्रकार से आपस में संपर्क में रहें, उनमें संवाद रहे, तो जो तात्कालिक समस्याएं आएंगी उनका तात्कालिक समाधान कराने का प्रयास करेंगे। सर, संस्कृत भी आपके पास में है, उसको लेकर के क्या लगता है आपको कि पहले से नाम कम आ रहे हैं, तो इसको कैसे बढ़ाएंगे? संस्कृत भाषा से संबंधित हमारे संस्कृत शिक्षा के डायरेक्टर से मुझे जानकारी मिली है कि नामांकन संस्कृत शिक्षा में भी बढ़ा है और पहले की तुलना में ज़्यादा विद्यार्थी ने अपना नामांकन कराया है। किंतु आप जानते हैं कि कोविड पीरियड में कुछ लोग ये निर्णय नहीं ले पाए कि हमको क्या करना है, कौन से विधा में जाना है। तो आने वाले समय में निश्चित रूप से संस्कृत शिक्षा पढ़ने वाले विद्यार्थी जो हैं वे और अधिक मात्रा में और अधिक संख्या में आएंगे। और संस्कृत शिक्षा के लिए राजस्थान भाग्यशाली है कि यहाँ पर राजस्थान में संस्कृत एजुकेशन का अलग डायरेक्टरेट है, राजस्थान में संस्कृत की यूनिवर्सिटी है और राजस्थान में संस्कृत के कॉलेजेस हैं। इसके कारण से राजस्थान में कम से कम संस्कृत शिक्षा का भविष्य उज्जवल है। सर, एक आप देखते होंगे कि सरकार बदलने के साथ ही पाठ्यक्रम के साथ छेड़छाड़, स्कूल की यूनिफॉर्म के साथ साथ छेड़छाड़, यहाँ तक कि साइकिलों के रंग भी बदलवा दिए जाते हैं। तो सर, इससे क्या मैसेज जाता है? पूर्ववर्ती सरकार ने एक तरीके से ये कहना चाहिए कि हर जगह अपनी पार्टी के हिसाब से काम करने की कोशिश की। हमारी सरकार जो है वो इन सब चीज़ों से ऊपर है। हम चाहते हैं कि हमारे राजस्थान में विद्यार्थी जो हैं पढ़ाई पे ध्यान दें। हमारे यहाँ पोशाक को लेकर के ऐसा कोई दिमाग नहीं है, लेकिन हम लोग चाहेंगे कि विद्यार्थी पोशाक में आएँ और पोशाक का रंग जो है वो भी करीब करीब फाइनल हो गया है और आगे आने वाले वक्त में ऐसी कोई दिक्कतें नहीं आएगी। कभी छेड़छाड़ ऐसा होता नहीं थे, एक बच्चे ने पढ़ा परिवार की, न अगले साल वो दूसरी किताबें वही पढ़ रहा है, तो एक क्रम चलता रहता था। लेकिन ये जो बदलाव होता है फिर पाठ्यक्रम से, सरकार के लास्ट में वो सरकार अपना देती है, फिर जैसे कि नहीं ये इसमें बदल जाएगा, ये इसमें बदल जाएगा, तो उससे बड़ा कंफ्यूज। देखिए, पाठ्यक्रम में यदि कोई सरकार अपनी विचारधारा को थोपती है तो निश्चित रूप से अगली सरकार आती है तो उन विचारधाराओं को एक तरीके से हटाने का काम करती है। लेकिन हमारी सरकारों ने ऐसा काम कभी नहीं किया कि
हमने अपनी विचारधारा को थोपने का कोई प्रयत्न किया हो। तो समय समय पर पाठ्यक्रम में जो परिवर्तन होते हैं वो समसामयिक विज्ञान के आधार पर, गणित या कोई नई खोज के अनुसार होने चाहिए और उसमें कभी भी संबंधित पार्टी की विचारधारा को घुसेड़ने की कोशिश नहीं होनी चाहिए। आपका एक बहुत अच्छा सुझाव मुझे भी लगा और मैं आपसे भी चाहूंगा कि क्या वास्तव में आपके यहीं से शुरू करेंगे एज ए आपके एजुकेशन मिनिस्टर, एल्यूमिनाई जो कल्चर आप लेके आ रहे हैं उसको लेके शुरुआत आपसे ही करेंगे? हाँ, एल्यूमिनाई कल्चर जैसा मैंने आपको बताया था कि मैं खुद जैसे स्कूल में और इन्हीं में देखा जा रहा है। हाँ, गवर्नमेंट स्कूल में एल्यूमिनाई का सम्मेलन हो, एल्यूमिनाई जो हैं वो इकट्ठे होकर उस स्कूल के डेवलपमेंट के बारे में सोचें और जो भी सहयोग कर सकते हैं उनको अपना सहयोग करना चाहिए। मैंने स्वयं ने एमएम स्कूल से शुरुआत की थी और आगे भी जिस स्कूल में मैं पढ़ा हूँ, अभी दागाबी के विद्यालय में मेरी प्राइमरी और मिडिल स्कूल की शिक्षा हुई थी, तो उसकी जब हीरक जयंती मनाई गई थी तो उसमें भी हमने अपना कंट्रीब्यूशन दिया था और उसमें उस समय करीब करीब सारे विद्यार्थियों ने मिलकर लगभग 25 लाख रुपए का योगदान दिया और उससे स्कूल का डेवलपमेंट हुआ। तो मैं चाहूंगा कि भामाशाह जिस तरीके से सहयोग करते हैं उसी तरीके से सरकारी स्कूलों में पढ़े हुए विद्यार्थी जो डॉक्टर बन गए हैं, इंजीनियर बन गए हैं, कोई अच्छा व्यापारी बन गया है, कोई अच्छा उद्योगपति बन गया है अथवा कोई सरकारी नौकरी करता है, वो अपनी आय का 1%, आधा % अपनी स्कूल के लिए, जिस स्कूल ने उसको पढ़ाया है, उसका व्यक्तित्व बनाया है, उसके लिए कुछ न कुछ करे। इसके लिए एल्यूमिनाई संगठन को मजबूत किया जाएगा ताकि वो अपनी स्कूल के ओवरऑल डेवलपमेंट में भागीदार बन सके। तो कल्ला साहब का एक लक्ष्य जो रखा इन्होंने, लोग आगे आए, निश्चित रूप से आपको ईश्वर ने अगर किसी योग्य बनाया है उसमें उस स्कूल का ये मान के चले एक बड़ा योगदान है। हम यही मान के चले हैं कि हम उसे कुछ रिटर्न दे सकें हैं, उसकी स्थिति बना सकें, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर सकें, तो मुझे लगता है कि वो हमारे लिए एक सेटिस्फैक्शन होगा और जो आपके पीछे वाली पीढ़ी आ रही है उसके लिए भी एक कहूंगा कि एक सुखद अनुभव होगा कि हम इतने अच्छे स्कूल से पढ़ करके जा रहे हैं। तो चलिए कल्ला साहब, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं और उम्मीद है इस प्रदेश को कि आप उनकी भावनाओं पे खरे उतरेंगे, आप इसको आगे लेकर के जाएंगे। तो उसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं और तमाम आप सभी लोगों का, दर्शकों का बहुत बहुत शुक्रिया। एक मुलाकात में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।